तो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स, महाराष्ट्र बोर्ड, चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, इसका मतलब क्या होता है? देखो, आप लोगों ने 11th में इसे पढ़ा हुआ है। 11th में ये टॉपिक था आप लोगों को, और आप लोगों ने 11th में ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो मुझे बताओ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक? स्टैटिक मीन्स व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टैटिक? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टैटिक? तो बेसिकली इसका मीनिंग होता है, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट पे होना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स चार्जेस एट रेस्ट। क्या कह रहा हूं मैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हो जाएगा? चार्जेस एट रेस्ट। अच्छा, चार्ज क्या होता है भाई? व्हाट इज चार्ज? वी नो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो इसमें जो दो कैटेगरी होती है, एक होती है प्रोटॉन और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोटॉन होता है, जो कि हमारा प्रोटॉन होता है, वो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन होता है, ये क्या होता है? न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो बेसिकली हम पूरी कहानी में बात करेंगे इन चार्जेस की। ओके, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को। और चार्ज को डिनोट किया जाता है या तो स्मॉल क्यू या तो कैपिटल क्यू। ओके, और चार्ज के बारे में अगर चर्चा करें तो जो चार्ज होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है भाई? व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज? कोलम्ब, जिसको हम COULOMB भी बोलते हैं। और कोलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम है, या फिर हम लिख सकते हैं इसको कैपिटल C। ओके, कोलम्ब इज कैपिटल C। कोई कोई बुराई इसमें? ठीक है। तो जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है। तो हम प्रोटॉन के लिए यूज करते हैं सिंबल, प्रोटॉन के लिए यूज करते हैं E। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करते हैं -E। क्या यूज करते हैं? -E। ओके, अच्छा, क्यों भाई? क्योंकि दोनों के जो मैग्नीट्यूड होते हैं, जो वैल्यूज होती है वो सेम होती है, लेकिन बस उनका जो साइन होता है वो क्या होता है? अपोजिट। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं इनकी, तो इनकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.6 इंटू, बताओ जरा, 10⁻⁻19 कुलॉम। ये होती है चार्ज ऑन वन प्रोटॉन और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। फिर आपने देखा होगा कि भाई साहब, हमको पता है एकदम छोटी छोटी बातें कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस, रिपेल ईच अदर। ये तो सबको पता है ना, अनलाइक, लाइक, ये सब पढ़ा है ना। तो यार हम क्या कह सकते हैं, जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस, ये सब मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, मैं इसे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ये आप सभी को पता है यार। रिपेल और अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये हमको सॉरी, अट्रैक्ट की स्पेलिंग जो भी है, अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक बात है कि सर ये अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, इसका मतलब फोर्स अप्लाई करते हैं। अरे अट्रैक्ट करना मतलब फोर्स अप्लाई करना, और रिपेल करना भी मतलब फोर्स अप्लाई करना। तो सर कितना अप्लाई करते हैं फोर्स? तो उसके लिए एक दूसरा फिजिसिस्ट आया जिसका नाम है कुलॉम्ब्स लॉ। ठीक है, कुलॉम है, उनका ही नाम कुलॉम है, और उन्होंने दिया कुलॉम लॉ। ठीक है, और कुलॉम लॉ कैसा है? क्या आप लोगों ने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? Force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। तो वही वही पूरा का पूरा कूलम्ब्स लॉ भी है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास की जगह पे चार्ज आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। क्या कभी ऐसा देखा है किसी प्लेनेट पे कि वो प्लैनेट्स के ऊपर से ऑब्जेक्ट दूर भाग रहे हैं? नहीं ना, हमेशा प्लैनेट अट्रैक्ट करता है। इसका हमको क्या मतलब समझा? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, बट ऐसा कुलम फोर्स के साथ नहीं है, ऐसा हमारे कुलम्स लॉ के साथ ऐसा नहीं दिखता। अगर लाइक है तो रिपेल होगा, और अनलाइक है तो अट्रैक्ट होगा। तो हम शॉर्ट में बोले तो कुलम लॉ क्या कहता है? COULOMB, कुलम्स लॉ कहता है कि F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। यहां पे याद रखना है, मैं जब भी K यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा मैं? जब भी K यूज करूंगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होगी यार?
1/4πε0। के की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1/4πε0। और इसका एक्चुअल वैल्यू कितना आता है? 9 × 10⁹ और यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसमें कोई जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो के क्या होता है। हाँ, तो अगर आप कोई चाहे, अगर आपको बुक में ऐसा दिखे, Q1 Q2 अपॉन 4πε0r², तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस क्वांटिटी को किससे रिप्लेस कर दिया है? के से रिप्लेस किया। तो के Q1 Q2 बाय r²। ऐसा रखने का क्या क्या उद्देश्य है? ताकि हमको शॉर्टकट में लिखना है, बार बार 1/4πε0 कौन लिखते बैठेगा, इसलिए। ठीक है, इसमें कोई वो बुराई नहीं है। ठीक है, कूलम्स लॉ समझ में आया। और ये कैसा हो सकता है? इट आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, डिपेंड्स ऑन द चार्जेस। डिपेंड्स ऑन द चार्जेस की चार्ज कौन सा है। जैसे Q1 चार्ज है और ये दूसरा Q2 चार्ज है, उनके बीच की दूरी कितनी है? r है, तो ये फोर्स लगेगा के Q1 Q2 बाय r²। कोई बुराई? अरे कोई बुराई नहीं है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। अभी आगे चलते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा 12th स्टैंडर्ड में। देखो, हमने बेसिक 11th में सब कुछ पढ़ा है, और 11th में आपको एक पढ़ाया होगा गॉस लॉ। क्या पढ़ाया होगा आपको? गॉस लॉ। सुना है कभी गॉस लॉ? तो हम चर्चा करने वाले हैं अब गॉस लॉ की। ठीक है, गॉस लॉ पे जाने से पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको डिनोट किया जाएगा फाई। इसको किससे डिनोट किया जाएगा? फाई से डिनोट किया जाएगा। अब ये होता क्या है सर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बताओ। अगर आपको कोई किसी को 11th की कहानी याद हो तो बताओ मुझे, फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। अरे क्या बोल दिया सर, ये तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो लिख लेते हैं, चलो पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर समझा भी देता हूं। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया। अच्छा, इसका मतलब क्या सर? अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है सर? आप तो सर हर बार नए नए चीजें यूज कर रहे हो यार, हमने तो कभी सुना ही नहीं है सब। अच्छा ठीक है, एयरलाइंस। आप पता है आपको लाइंस क्या होती है? जैसे अभी मान लो एक हमारे कमरे में हवा चल रही है, या फिर मान लो विंडो, घर के बाहर से हवा चल रही है। क्या चल रही है? ये हवा चल रही है। अब सोचो, मैं कुछ आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। ये मान लो हमारा विंडो है, ये हमारा क्या है? घर का विंडो है। और ये समझ लो हमारी पूरी बाउंड्री है, ये बाउंड्री है और ये हमारा विंडो है खाली, और ये अंदर हमारा पूरा ये क्या है? घर है। ठीक है, और अब मान लो यहां से हवा चल रही है, तो क्या होगा? अब यहां से इस विंडो से कितना एयर अंदर आएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? विंडो के साइज पर, मतलब विंडो का एरिया। अब क्या एक ही चीज पे डिपेंड करेगा? क्या विंडो के एरिया पे डिपेंड करेगा कि किसी और चीज पे डिपेंड करेगा? खुद का बुद्धि लगाओ, सोचो। क्या खाली विंडो के एरिया पे डिपेंड करेगा कितना अंदर आएगा, या किसी और चीज पे? क्या किसके ऊपर, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वाइंड के ऊपर, मतलब कितना ज्यादा वाइंड है। और कुछ मतलब एक एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, एक हवा कितनी चल रही है, और तीसरी चीज क्या होगी? और भी किसी पे डिपेंड करेगा कि बस ये दो चीजें? वो तो हो गया ना, वही ना, वाइंड के ऊपर। और किसी पे डिपेंड करेगी? सोच, वो तो हो गया ना बात विंडो के एरिया के बारे में। और कौन सी चीज होगी जिसपे ये डिपेंड करेगा कि कितना हवा अंदर आएगी घर के? सोचो क्या होगी? एक और चीज होगी ना यार, जो क्या होगी? डायरेक्शन। सोचो कैसे सर, कैसे डायरेक्शन? अब मान ले तेरे घर के बाहर जो हवा चल रही है वो ऐसे चल रही है यार, क्या तेरे घर में हवा आएगी? क्या तेरे घर में हवा आएगी? वो जो लाल रेखा है वो कहां जा रही है? वो तो पैरेलल है यार तेरे विंडो से। क्या है? तो काय का हवा आएगा घर में? आएगा क्या? नहीं आएगा। उसके लिए क्या होना पड़ेगा? विंडो के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि वो ऐसे आए, तब क्या होगी? हवा ज्यादा से ज्यादा अंदर आएगी। अच्छा, परपेंडिकुलर ना हो और थोड़ी टेढ़ी हो तो कुछ पार्ट तो आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन अगर एकदम ही ऐसी हो गई तो
बिल्कुल नहीं आएगा। तो अपने को क्या समझा कि अपने घर के अंदर या किसी एरिया से कितना लाइंस निकलेंगे वो किसके पे डिपेंड करता है, पहले तो साइज ऑफ दैट एरिया, सेकेंडली मैग्नीट्यूड ऑफ एयर, एंड थर्ड डायरेक्शन ऑफ एयर। तो ये जो एयर में जो लाइंस बोल रहा हूं ना, ये लाइंस वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होती है। समझ रहे हैं? जैसे मैंने ये चार्ज क्यों रख दिया ना, तो जैसे मान लो अभी मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा फल रख दिया, अच्छा सा खाना रख दिया, पकवान रख दिया, तो उसकी स्मेल पूरे घर में फैलती है ना, अरोमा, एरोमा फैलता है। वैसे ही चार्ज होता है, ये चार्ज एक इनविजिबल एरोमा प्रोड्यूस करता है जो हम महसूस नहीं कर सकते, दूसरा चार्ज महसूस कर सकता है। समझ में आ रहा? और ये जो इनविजिबल एरोमा है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस। तो फ्लक्स क्या होगा? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ एयर कमिंग थ्रू विंडो, वही होगा फ्लक्स, वो एयर फ्लक्स होगा। और ये किसका होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करेंगे, और फाई जो होगा वो क्या होगा? फाई होगा, पहली बात तो डिपेंड करेगा वो कितना वाइंड आ रही है, मतलब फील्ड आ रही है, दूसरा कितना एरिया है, तीसरा डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन या कॉस। तो यहां पे स्ट्रिक्टली कॉस। अब कॉस ही क्यों, ये भी मैं आपको बता देता हूं। एरिया इज अ स्केलर और वेक्टर? स्केलर है कि वेक्टर है? एरिया स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? इट इज वेक्टर क्वांटिटी, रिमेंबर दैट। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन कैसे होगा? तो ये मान लो मेरे एरिया है, तो इसको परपेंडिकुलर जो बाहर निकलता है, जैसे छाता, छाते का जैसा डंडा खुलता है ना, परपेंडिकुलर वही होगा उसका डायरेक्शन। तो हर एक एरिया, जैसे इसका डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? अब देख, अब सोच, मेरी जो हवा आ रही है वो कुछ ऐसे आ रही है। अब हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि ये हमारा घर है और ये बाहर की साइड है। तो मान ले अब हमारी जो क्या कहते हैं इसको, जो मैं ग्रीन, ये जो यूज कर रहा हूँ कलर, कौन सा कलर है ये? आकाशी, जो भी कलर है, ये मान ले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन ये ऐसी है, कुछ ये कुछ ऐसी है। तो इससे मुझे क्या समझ रहा है कि ये पूरा पूरा विंडो से तो नहीं निकल रही है, थोड़ी टेढ़ी है। तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? विंडो के एरिया से और इसके थीटा एंगल बन रहा है ना। अब कौन सा वाला माना जाएगा कि, कौन सा वाला माना जाएगा कि विंडो से बाहर निकलेगा? इसके दो कंपोनेंट होते हैं कभी भी, देख, ये कुछ ऐसा है, ये थीटा है, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी लाइंस की डायरेक्शन है। तो एक होगा ई कॉस थीटा और दूसरा होगा इसके परपेंडिकुलर। अरे कैसे होता है परपेंडिकुलर? ऐसे होता है ना यार, ई साइन थीटा। सही कह रहा हूं कि नहीं? तो कौन सा वाला वैलिड है, कौन सा एरिया को पार कर रहा है? ई कॉस थीटा। दैट्स व्हाई हियर एंगल इज कॉस थीटा। क्या पूरी कहानी समझ में आ गई? अब ये भी सोच कि 11th में कॉस थीटा कब आता था। सर 11th में लेके जा रहे हो यार, बार बार 11th ही पढ़ा दो पूरा। देख, अब मैं तुमको याद दिलाऊंगा कि जो कॉस थीटा है वो डॉट प्रोडक्ट में आता था। किस में आता था? अरे याद आया, याद आया, याद आया। हाँ, तो मैं फाई को क्या लिख सकता हूं? ई बार डॉट ए बार। और ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पूरी कहानी समझ में आ गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? देखो ये पता होना चाहिए, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे तो एरिया एक अच्छी वेल नोन क्वांटिटी है। अब क्या हो अगर एरिया, अगर हमारा रैंडम एरिया हो, मतलब हम कह सकते हैं हाँ कैसा भी एरिया हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। और फ्लक्स को हम इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार, जहां पे डी एस बार क्या है? स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया वेक्टर बोल दो, स्मॉल एरिया वेक्टर। और ई बार क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? हमारी कांस्टेंट होगी। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फ्लक्स की बात। अब आते हैं जो मेन टॉपिक था अपना, गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या कहता है? यस, गॉस लॉ 11th में था। तो गॉस लॉ कहता है यार, ठीक है, तो अब आते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है एक्चुअली, गॉस लॉ कहता है ये जो फ्लक्स है ना, ये जो फ्लक्स, ये फ्लक्स ये डिपेंड करता है, मतलब किसी भी सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आता है वो डिपेंड करता है उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या बोला मैंने? जो फ्लक्स है, फ्लक्स ये होता है Q इनसाइड द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट को हम प्यार से बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर चाहे तो रख लो यार, 8.85 इंटू 10 रेस टू कितना होता है रे? -12।
हाँ, -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर एक और होता है अगर याद करना चाहो तो फैरेड पर मीटर। क्या होता है? फैरेड पर, हाँ, एफ मीन्स फैरेड, ये आपको पता चलेगा ये फैरेड कौन सी यूनिट है, धीरे धीरे सब बताऊंगा, ठीक है? तो ये भी याद कर सकते हो। अच्छा सर, फ्लक्स, दो है कि एक ही है? दो है ना सर? हाँ, तो अब चर्चा करते हैं। ये जो फ्लक्स है हमको पता है, इसको मैं इसके ये भी तो लिख सकता हूँ, फ्लक्स इज दिस ना, तो गॉस लॉ एक्चुअली बन जाएगा इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये इंटीग्रल है ना जो एक क्लोज्ड एरिया में परफॉर्म किया जाता है, इसमें परफॉर्म किया जाता है क्लोज एरिया, क्योंकि हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ये क्लोज सरफेस के लिए होगा। यहाँ पे जो हमारा ये सरफेस होगा ये कैसा होगा? क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस का मतलब सर कैसा? लाइक स्फीयर, सिलेंडर, समझ में आ रहा है? अगर हमने शीट लिया तो हम उसको क्लोज करके तब बनाए जाएंगे, ठीक है? तो उसके लिए हम यूज करते हैं गॉसियन स्फीयर। क्या यूज कर सकते हैं? गॉसियन स्फीयर, या कहते हैं उसको गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं उसको? गॉसियन सरफेस। सब नए नए टर्म्स है अभी, तो धीरे धीरे आपको आदत लगेगा, ठीक है? तो ये गॉस लॉ होता है। ये क्या होता है? अच्छा सर, इसका एप्लीकेशन बता दो यार, इसका क्या बता दो? एप्लीकेशन, व्हाट इज यूज ऑफ गॉस लॉ? तो आपने कुलम्स लॉ जब यूज किया था तो कुलम्स लॉ का यूज था टू फाइंड द फोर्स और टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है इसका यूज? क्या है? या तो फोर्स फाइंड करना, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। किसके कारण? पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज या वॉल्यूम चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या? एक पॉइंट हो जिसपे चार्ज हो। लाइन चार्ज मतलब क्या? एक लाइन हो जिसपे चार्ज पसरे हो, फैले हो। सरफेस चार्ज मतलब क्या? एक सरफेस हो जिसपे चार्ज फैले हो। वॉल्यूम चार्ज मतलब क्या? एक स्फीयर हो, वॉल्यूम हो, उसके अंदर चार्ज फैले हो। तो इनके कारण किसी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो निकालने का काम कौन करता था 11वीं में? कुलम्स लॉ। अब वही काम हम किसकी मदद से करेंगे? गॉस लॉ। और ये बहुत ही आसान कर देता है ये चीज। इस चीज को गॉस लॉ क्या कर देता है? बहुत ही आसान कर देता है। क्लियर है बात? समझ में आई? तो इसमें शायद थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन लगेगा, तो जो भी लगेगा मैं आपको बता दूंगा। कोई ऐसा बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का यूज आएगा तो वो मैं तुमको बता दूंगा। अब यहां तक की कहानी पहले फटाफट लिख लो। तो अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जस्ट, इसका एप्लीकेशन क्या है वैसे? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे स्फीयर से। किससे निकालेंगे? अब देखो कैसे। अब जैसे मानो ये एक मेरा स्फीयर है, पहले हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। हॉलो का मतलब समझ में आ रहा है ना? हॉलो स्फीयर बोलो, और इसको बोल सकते हो स्पेरिकल शेल। क्या कह सकते हो? स्पेरिकल शेल मीन्स जो इनर साइड से खाली हो, हॉलो हो, ठीक है? उसको हम शेल यूज करते हैं, तो स्पेरिकल शेल। तो अब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड और ये सब का मतलब समझते हैं पहले। ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज मीन्स कांस्टेंट, पूरे सरफेस पे कांस्टेंट होगा, सेम होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि इस सरफेस पे ज्यादा चार्ज है तो इस पार्ट पे, एक पार्ट पे ज्यादा। जैसे मान लो ये स्फीयर है मेरा, अब ये 3D ऑब्जेक्ट है, ये कोई सर्कल नहीं है, ये क्या है? अपना एक स्फीयर है। ये क्या है? अपना एक स्फीयर है। अब मान लो मैंने इस पे चार्ज भेजा, मैंने क्या भेजा? इस पे चार्ज भेजा, क्यू। क्या भेजा मैंने इस पे? क्यू चार्ज भेजा। तो अब ये क्यू चार्ज क्या होगा? खाली इसी इसी पार्ट पे फैल जाएगा क्या? इधर ऐसे 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 ये पूरे स्फीयर पे यूनिफॉर्मली फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये ऐसे पूरे के पूरे स्फीयर पे ऐसा प्लस चार्ज क्या हो जाएगा? इक्वली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है? तो इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज, सब जगह पे यूनिफॉर्म होगा, ठीक है? अब मैं क्या करना चाहूंगा, एक सेकेंड में थोड़ा सा डायग्राम दूर लेके जाता हूं। हाँ, तो अब मैं क्या करना चाहता हूं, इस यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर के कारण किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो मैं जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहता हूं मैं? इस स्फीयर के कारण, ये जो स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज है, अब मान ले इधर मैं अगर कोई चार्ज क्यों रखूंगा तो मुझे बता ये इस पे फोर्स लगाएगा कि नहीं? लगाएगा कि नहीं?
फोर्स लगाएगा। अब वो कितना लगाएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे। किस पे डिपेंड करेगा वो, उसके। तो हम क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस पॉइंट पी पे। अब इसमें दो केसेस बन सकते हैं, पहला केस ये पी पॉइंट बाहर हो, दूसरा केस ये पी पॉइंट। तो हम दोनों केसेस को निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम क्या यूज करेंगे, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप ये यूज करो, इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब क्या, चार्ज इनसाइड दी गॉसियन स्फीयर। क्यू इन का मतलब क्या होगा, चार्ज इनसाइड गॉसियन स्फीयर। इसका मतलब यहां पे चाहिए तो आप लिख लेना, क्यू इन मतलब क्या, चार्ज इनसाइड गॉसियन स्फीयर के जगह पे लिखोगे गॉसियन सरफेस। चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। चलो ठीक है सर, समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, जैसे मान लो मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, तो हम करेंगे एक गॉसियन स्फीयर। हम एक कंसीडर करेंगे एक गॉसियन स्फीयर जो ये पूरे के पूरे हमारे छोटे स्फीयर को कवर कर लेगा। क्या कर लेगा, पूरे के पूरे स्फीयर को कवर कर लेगा। तो कुछ ऐसा होगा, ये हमने क्या मान लिया है, गॉसियन स्फीयर मान लिया। ये थोड़ा समझ लो, ये सर्कल है, थोड़ा जगह नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है ना। हाँ, मान लो इस स्फीयर का रेडियस तो आर है। क्या है स्फीयर का रेडियस, और यह जो हमारा पॉइंट पी है वो इससे, इस पॉइंट पी की दूरी जो सेंटर से वो है स्मॉल आर। क्या दूरी है इसकी, तो हमने क्या किया, हमने एक गॉसियन स्फीयर कंसीडर किया है पॉइंट पी पर। अब इस गॉसियन स्फीयर ने क्या किया है, पूरे छोटे स्फीयर को इनक्लोज कर दिया है। तो बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ हम क्या कह सकते हैं, गॉस लॉ की मदद से इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो क्यू इनसाइड है, अंदर कितना चार्ज है इस गॉसियन स्फीयर, जो हमने भी लाल कलर का ये जो गॉसियन स्फीयर बनाया है, ये गॉसियन स्फीयर के अंदर कितना चार्ज फैला है, कोई मुझे बता सकता है। ये जो हमने अभी ये गॉसियन स्फीयर बनाया, दिख रहा है ये स्फीयर, इस गॉसियन स्फीयर के अंदर कितना चार्ज फैला है, कोई मुझे बता सकता है। इसके अंदर, ये पूरे स्फीयर के अंदर कितना चार्ज फैला है, जितना मैंने उस स्फीयर पे छोड़ा है। अब मैंने इस स्फीयर पे कितना चार्ज छोड़ा था सर, इस स्फीयर पे मैंने कितना चार्ज छोड़ा था, जरा मुझे बताओ। इस पे हमने क्यू चार्ज छोड़ा था कि नहीं, तो मुझे बताओ गॉसियन स्फीयर के अंदर कितना चार्ज फैला हुआ है, क्यू चार्ज फैला है। अच्छा सर, ये तो समझ गया, क्यू इन की वैल्यू क्या है, क्यू है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स रहेगी क्योंकि ये स्पेस है, हवा में हर जगह एप्सिलॉन नॉट फिक्स होता है। हाँ, एक कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसके बारे में आपको 11 में चर्चा करी थी, अभी कुछ ज्यादा खास बात नहीं है उसके ऊपर, तो हम नहीं चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं ई बार डॉट डी एस बार की। ये क्या हो रहा है सर, ये हो रहा है डॉट प्रोडक्ट। ये क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट। अब मैं आपको बताया था मैंने, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बार डॉट बी बार। जैसे मैं आपको बता देता हूं, डॉट प्रोडक्ट ए बार डॉट बी बार, ये क्या होता है, ए बी कॉस, ये होता है, ठीक है, ये होता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन। अब क्यू इन की वैल्यू कितनी थी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे एक बात बताओ, ये डीएस क्या होता है सर, अभी आपने बताया ये होता है एरिया वेक्टर। ये क्या होता है, एरिया वेक्टर, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, ये जो गॉसियन स्फीयर माना है उसका मैं छोटा सा, ये जो पूरा स्फीयर है उसका मैं छोटा एरिया ये वाला कंसिडर करता हूं। ये एरिया बहुत छोटा है तो मैं इसको लिखूंगा डीएस। ये एरिया क्या है, बहुत, इसके लिए मैं इसको क्या लिखूंगा, डीएस लिखूंगा। अब इस हमने बोला एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज, तो इसको डायरेक्शन होगा। जैसे अगर ये फ्लैट सरफेस होता है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसको परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, समझ में आ रही है। अगर ये ऐसा होगा तो इसको ऐसे बाहर की तरफ। तो मुझे बताओ, अब इस स्फीयर, ये जो छोटा एरिया, इसका एरिया वेक्टर कहाँ निकलेगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली
जैसे मान लो ये मेरा स्फीयर है, हाँ, तो अगर मैं यहाँ का एरिया वेक्टर बोलूँ तो ये ऐसा होगा। यहाँ का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। यहाँ का एरिया वेक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। स्फीयर के लिए एरिया वेक्टर क्या होता है? रेडियली, रेडियली आउटवर्ड। हमने क्या चर्चा कर ली यार कि हमेशा स्फीयर को जो एरिया वेक्टर है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये हमारा अंदर क्या रखा है? अंदर नहीं, सरफेस पे पूरा पूरा क्या फैला है? चार्ज फैला है। सरफेस पे पूरा पूरा क्या फैला है? अब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं? ये चार्ज क्या बनाएगा? और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सोच, थोड़ा लॉजिक लगा के सोचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये भी रेडियली आउटवर्ड होगी। ये भी क्या होगी? जैसे अगर मैं देखूं तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये सारी हमारी किसकी डायरेक्शन होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। याद कर 11th स्टैंडर्ड, याद कर 11th स्टैंडर्ड, जब मैंने क्यू चार्ज लिया था तो मैंने इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाया था, वो ऐसे थी कुछ, पता है? पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो अंदर की तरफ। ठीक है, अगर ये आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये जैसे पॉइंट चार्ज के लिए बनता है वैसे ही स्फीयर के लिए बनता है। तो मुझे क्या मिला? डीएस वेक्टर की डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं, ऐसे है, और ई बार की डायरेक्शन भी कैसे है? आउटवर्ड है। मुझे बताओ ये दोनों एक दूसरे को क्या है? पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल होना मतलब उनके बीच का एंगल कितना है? हाँ, अगर ये दो लाइन पैरेलल है या कोइंसिडेंट है तो बताओ इनके बीच का एंगल कितना है? 0 है। क्या ये तुमको समझ में आता है? पक्का समझ में आता है? तो हम बोल सकते हैं हियर एज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोल रहा हूं मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर थीटा इज, और cos 0 क्या होता है रे? cos 0 क्या होता है? cos 0 होता है 1 होता है। cos 0 क्या होता है? 1 होता है। तो अब मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हमको मिलेगा देयरफॉर क्लोज इंटीग्रल ई डी एस cos 0 क्या हो गया? 1 इक्वल्स टू क्यू अपॉन, समझ में आ रही है बात? cos थीटा उड़ गया। अब मैंने एक और चीज बताई, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। आपको कोई भी वेरिएबल केस नहीं आएगा, आपको हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी? कांस्टेंट मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। जैसे डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है कांस्टेंट वैल्यू, वैसे इंटीग्रेशन के बाहर कौन आ जाएगा? ई, और हमको मिलेगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन, ये कोई बुराई, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, शायद आपको पता ना हो। व्हाट इज इंटीग्रेशन? बहुत सारे वैल्यू को हाँ बोल, बहुत सारे वैल्यू को क्या? एक साथ जोड़ दें। नहीं, वही कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज समेशन, और वी कैन से एडिशन। क्या है इंटीग्रेशन? एडिशन। शॉर्ट में बता रहा हूं। तो यहां पे हमको क्या करना है? हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं? डीएस क्या है? एक छोटा सा, इस एरिया का हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। अब ये एरिया कहां तक फैला है? कहां तक फैला है? क्यों बे? वो पूरे स्पीयर में फैला है। अब सोच, ये स्पीयर का एक छोटा हिस्सा है, ऐसे कितने सारे हिस्से होंगे? बहुत सारे हिस्से होंगे। अगर इन सारे छोटे छोटे हिस्से को मैं ऐड करते जाऊं, ऐड करते जाऊं, ऐड करते जाऊं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक पूरा स्पीयर मिल जाएगा। मतलब ये छोटे एरिया का इंटीग्रेशन मतलब पूरे पूरे स्पीयर का एरिया। व्हाट इज एरिया ऑफ स्पीयर? व्हाट इज एरिया ऑफ स्पीयर? व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर? 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर? तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इंटी ई 4 पाई, अच्छा कैपिटल आर की स्मॉल आर? स्मॉल आर, बिकॉज हम गॉसियन स्फीयर की इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, हमारा पॉइंट इधर है ना कि इधर है ना। तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन, तो ई की वैल्यू क्या आएगी? ई की वैल्यू आएगी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ये निकल के आएगी हमारी, क्या निकल के आएगी हमारी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल। ये शेल इस पॉइंट पे कितना फील्ड बनाएगा? इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, E इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इन शॉर्ट आप कह सकते हो के क्यू बाय आर स्क्वायर। देख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख देता हूँ, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये कैसा है? ये जैसा एक पॉइंट चार्ज रखा हो। जैसे अगर एक पॉइंट चार्ज रखा है तो ये पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। वैसा ही ये एक हमारा स्फेरिकल शेल भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। पी कहाँ पे था? आउटसाइड पॉइंट था। हाँ, तो हम केसेस बना के देख लेते, इसी से मिल जाएगा। अगर हम पहला केस देखें, केस 1, फॉर आर ग्रेटर देन आर, इसका मतलब क्या? आउटसाइड पॉइंट। कौन सा पॉइंट? आउटसाइड, मतलब हमारा जो स्पीयर है इसके बाहर है ये पॉइंट। ये हमारा पॉइंट पी है, वो कहाँ है? स्पीयर के बाहर है। तो आउटसाइड में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही रहेगा, क्या रहेगा? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और केस 2 क्या बनेगा? केस 2 क्या बनेगा? फॉर आर लेस देन आर। अब मुझे बता, ये जब आर की वैल्यू छोटी हो जाएगी तो ये कहीं पे यहां पे आ जाएगा पॉइंट, या यहां पे आ जाएगा पॉइंट। अब सोच, अगर मेरा पॉइंट पी यहां पे है, यहां पे क्या है मेरा पॉइंट, तो मैं क्या करूंगा? अब क्या बनाऊंगा? गॉसियन स्फीयर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। तो मैंने यहां पे क्या बना दिया? एक। अब गॉसियन स्फीयर क्या बोलता है? गॉस लॉ क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डीएस वेक्टर इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मुझे बता, इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज बंधा है? जो मैंने लाल कलर का छोटा गॉसियन स्फीयर बनाया, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है मौजूद? सोच के बोलो, क्या इस पी जो ये पॉइंट, ये जो छोटा है, क्या इसके अंदर कोई भी चार्ज मौजूद है? क्यू इन कितना है? 0। मतलब इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है? अगर चार्ज ही 0 है तो ये वैल्यू क्या आ गई? और ये वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मतलब अंदर के पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी रे? 0 आ जाएगी। हम बोलेंगे इन साइड केस 2 फॉर आर लेस देन आर, मतलब इनसाइड पॉइंट देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड, देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड इन Gaussian स्फीयर। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0। याद रखना, स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होती है? 0 होती है। कोई बुराई? कोई बुराई? बहुत बढ़िया, लिखो। ठीक है, तो हमने अभी सॉलिड हॉलो स्फीयर के लिए देख लिया है। अब हम सेकंड देखेंगे सिलेंडर के लिए। किसके लिए देखेंगे? सिलेंडर के लिए देखेंगे। तो सेकंड लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long straight चार्ज वायर। अच्छा, समझ में आया क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। कैसा सर? जैसे मान लो, जस्ट अ सेकेंड, जैसे मान लो ये एक हमारा इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, ये बहुत बड़ा वायर है, मैंने इसका एक छोटा सा हिस्सा बनाया है। ये ऐसे यहां से इन्फिनाइट है और ऊपर भी। अब इस वायर के कारण, इस पॉइंट पी पे, जो कि मान लेते हैं हम आर दूरी पे है। कितने दूरी पे है ये? इसके सेंटर से हम मान लेते हैं आर दूरी पे है। इस आर दूरी के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे, इस वायर के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये बताना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब ये जो वायर है ये सिलेंड्रिकल है, लेकिन इस पे जो चार्ज डेंसिटी वो लैम्बडा है। चार्ज डेंसिटी क्या है? अब देखो, चार्ज डेंसिटी 3 तरीके की होती है। मैं आपको यहां पे शॉर्ट में बता देता हूं। चार्ज
डेंसिटी कितने तरीके की, 3 तरीके की। एक होती है लीनियर जिसको हम बोलते हैं लैम्बडा, दूसरा होता है, बताओ दूसरा क्या होता है, सरफेस जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, और तीसरा होता है वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, जो लीनियर लैम्बडा होता है, जो लैम्बडा होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है, लैम्बडा सिग्मा रो, ये 3 तरीके की चार्ज डेंसिटी है। तो ये हमारी वायर, ये जो वायर है ये कैसा है, लेंथ है, सरफेस है कि वॉल्यूम है, एक लेंथ है, हम इसको क्या मानेंगे एक। तो इस पे कौन सी चार्ज डेंसिटी दिखेगी, लीनियर। तो मान लेते हैं इसमें जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी जो दी है इस पे वो दी है लैम्बडा, जो कि है हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब इसके पूरे लेंथ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लैम्बडा। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्बडा पर यूनिट लेंथ। मतलब मान लो 100 मीटर की वायर होती है, कितने मीटर की, और इस पे टोटल चार्ज मान लो 1000 कूलम है, कितना है, कितना है, तो 1 मीटर पे कितना होगा, एक मीटर पे निकालने के लिए 1000/100 कर देंगे, कट गया कट गया, कितना बचा 10 कूलम। 1 मीटर लेंथ पे कितना कूलम होगा, दूसरे 2 मीटर पे, 3 मीटर पे। मतलब आपको समझ में आ गया, लीनियर में क्या करना है, लेंथ पता है, लेंथ से चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ से लैम्बडा को मल्टीप्लाई कर दो, हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा। कोई बुराई, कोई कस, चलो आगे चलते हैं अब। तो हमको क्या पता है सर, ये थोड़ा पॉइंट में छोटा कर देता हूं, ये पॉइंट पी, डिस्टेंस थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि हमको डायग्राम बनाने में दिक्कत ना हो। ये पॉइंट पी है, ठीक है। अब हमको क्या पता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पे हमको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है क्या यूज करो, गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है हर बार गॉसियन सरफेस कैसा हो, स्फीयर हो, वो चेंज होगा हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से। तो इस केस में हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे सिलेंड्रिकल शेप का। कैसे शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मान लो ये जो सिलेंडर है इसकी लेंथ रेडियस कितनी है, आर रेडियस मान लो, हाँ उसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है उसका, लेकिन फिर भी हमने मान लिया उसका रेडियस क्या है, आर है। तो देखो यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जो कि कौन से शेप का होगा, सिलेंड्रिकल। लेकिन हम इनफाइनाइट नहीं ड्रॉ करेंगे, जो गॉसियन सरफेस होगा वो फाइनाइट लेंथ का होता है। कैसा होता है, फाइनाइट लेंथ का। तो ये मान लो हमने ड्रॉ किया है, ये क्या ड्रॉ किया हमने, गॉसियन सरफेस। कोई दिक्कत, या ऐसा हमारा क्या हो गया, ये गॉसियन सरफेस हो गया। इस साइड से भी थोड़ा सा सेम दूरी रखना, मेरा कम ज्यादा हो गया थोड़ा, है ना, ऐसा कुछ। ओके, ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस, लाल जो कलर का है गॉसियन। ये इस बार सिलेंड्रिकल शेप का है। अब क्या होगा, हमको इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से क्या बोलते हैं हम, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से बोलते हैं बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इज क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही कह रहा हूं यार, ठीक है। अब यहां पे देखना है हमको ई बार डॉट डी एस बार क्या होता है, ठीक है। ई बार डॉट डी एस बार क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। अब यहां पे अगर ध्यान दे तुम लोग, तो मुझे बता, अगर ये सरफेस है, इस सरफेस को मैं डिनोट कर देता हूं यहां पे, ये सरफेस है, मुझे बता इसका एरिया वेक्टर कहां होगा। ये सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे है ना, ऐसे सरफेस का ऐसे, फ्लैट सरफेस का ऐसे। तो ये कैसा है, कर्ड सरफेस है, लेकिन इसको भी रेडियली आउटवर्ड ही होगा हमारा एरिया वेक्टर। तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो ऐसा है, ठीक है। अगर ये ds हो गया तो इसका ds बार कैसा होगा, बाहर की तरफ। और मुझे बता चार्ज किस पे फैला है, चार्ज फैला है इस वायर पे। इस वायर पे क्या फैला है हमारा, चार्ज फैला है। मैं थोड़ा अलग कलर ले लेता हूं, ब्लू कलर। तो इस पे क्या फैला है हमारे वायर पे, ऐसे चार्ज फैला है। और ये चार्ज जो फैला है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी,
आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड। देख इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनेगी, ऐसे होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मुझे बता इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी अगेन। तो अगेन इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, पैरेलल है। तो इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू ds बार। लेकिन यहाँ पे एक ही सरफेस है क्या, और भी है दूसरा सरफेस, जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे एक सरफेस का तो क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर। अब दूसरा सरफेस कहाँ है सर, ये देख ये वाला दिख रहा है, ये भी तो है, ये भी तो एक सरफेस है। और ये कैसा है, इसका सरफेस देखते हैं हम, छोटा सा कोई भी एक सरफेस ले लेते हैं। तुमको समझ में आ रहा है ये कैसा है, मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। ये देखो ये जो सिलेंडर है ये कुछ ऐसा देखो, अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, कैसे देखूं, तो ये ऐसा एक सर्कल है और ये पूरा ऐसा सिलेंडर है, समझ में आ रहा है, और ये ऐसा पूरा सिलेंडर है ये। तो अगर इसके में तो छोटा सा एरिया पकड़ू ये वाला, तो ये एरिया कहाँ पे होगा, अगर इसमें बताऊं तो ये मान लो ये इधर है लाल सरफेस पे, ये एरिया है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये ऐसा सरफेस है तो इसको परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, तो ये ऊपर की तरफ होगी, आउटसाइड दी प्लेन हमारे तरफ आती हुई। अब मैं ड्रॉ तो नहीं कर सकता यार वो ऐसा, क्योंकि अपना 2D डायग्राम है, 3D तो दिखा नहीं सकता। तो ऐसे समझो कि ये आउटसाइड प्लेन आ रहा है, एरिया वेक्टर हम ब्लू कलर से ही ड्रॉ करते हैं। ये अपना ऐसे बाहर आते वक्त है हमारा एरिया वेक्टर ds बार, क्या है अपना ds बार। अब मुझे बता इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इसके लिए। इस पॉइंट पे जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अब ये जो मैंने बोला ये वायर कैसी है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो हर बार अगर ये वायर है तो कोई भी पॉइंट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे ही मिलेगी। समझ में आ रही है ये बात, क्या ये बात तुमको समझ में आ रही है, पक्का समझ में आ रही है। तो अगेन ये छोटे वाले एरिया के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, एक सेकेंड, ऐसे बाहर की तरफ। तो मुझे बता ये जो दूसरा केस है अपना, दूसरे केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर और पैरेलल। देखिए ई बार की डायरेक्शन है और ये ds बार की डायरेक्शन है, क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं। अच्छा सर, यहां के लिए नीचे वाले पॉइंट के लिए यहां ये अगर ये एरिया वेक्टर लेता तो सेम कहानी, सेम कहानी इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब अपने को क्या समझा, और अच्छा इसके लिए लास्ट यहां पे पैरेलल, पैरेलल ना। तो हमको क्या समझा, हम यहां पे कहानी लिखते हैं फॉर कर्ड सरफेस। कर्ड सरफेस मतलब समझता है ना, ये जो बगल वाले सरफेस है ये, क्योंकि ऐसे कर्ड होंगे ना, मुड़े हुए होंगे, सिलेंडर का समझ में आ रहा है ना, कर्ड होंगे। फॉर कर्ड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर एंड फॉर फ्लैट सरफेस, क्या बोलेंगे हम, फ्लैट सरफेस मतलब जो सर्कुलर शेप का है, गॉस लॉ का जो फ्लैट सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। समझ में आ रही है बात। अच्छा दिस इंप्लाइज, इसमें थीटा कितना 0 और इसमें थीटा कितना 90। दिस इंप्लाइज cos 0 1, दिस इंप्लाइज cos 90। समझ में आ रही है बात। इससे आपने को ये समझा कि जो फ्लैट सरफेसेस है उसके ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं, क्योंकि cos क्या हो गया, अगर 0 हो गया तो कोई भी मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कर्ड पार्ट है वो हर पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होगी। तो हम बोलेंगे देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड exists and is symmetric for which part, कर्ड पार्ट या फिर पैरेलल, जो जिसमें दोनों पैरेलल है, कर्ड पार्ट के लिए ही है वो। तो अपने को क्या समझा, ये इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा। देख अगर मैं इसको चाहूं लिखना ये चीज को, तो मैं ऐसा लिख सकता था इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार ds बार फॉर फ्लैट प्लस ई बार डॉट ds बार फॉर कर्ड, दो लोगों के लिए होगा ना।
इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज बाय, लेकिन अपने को ये भी कहानी मालूम है कि इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, तो जो बचेगा वो खाली कर्ड बचेगा। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में जो ई बार डॉट डी एस बार है, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 0, देख ईडीएस कॉस थीटा होता है, ईडीएस कॉस थीटा होता है, और कॉस 0 क्या हो जाएगा 1। बाद तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल्स टू क्यू इन बाय, अच्छा ई कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डीएस का क्यू इन, अच्छा ये इसका मतलब क्या होता है रे, ये जो मैं सर्कल बार बार बना रहा हूँ इंटीग्रेशन, क्लोज लूप, इनसाइड क्लोज लूप, इसका मतलब क्या होता है क्लोज लूप के अंदर, हाँ क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर है कि नहीं, व्हाट व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एल, क्या होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं E इंटू 2 पाई आर एल। अच्छा सर ये वापस ऐसे क्यों, अरे अपने को पता है इंटीग्रेशन का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ देना, तो सर यहाँ पे ये छोटा टुकड़ा ये वाला था, ऐसे कितने टुकड़े होंगे, ये पूरे के पूरे कर्व टुकड़े होंगे, अगर इन पूरे टुकड़ों को जोड़ूंगा तो वो सिलेंडर का कर्व सरफेस तो है, और वो क्या होता है 2 पाई आर एल, और ये हो जाएगा क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई बुराई, कोई बुराई। अच्छा ये एल क्या है, एल होगा हमारे इस गॉसियन सिलेंडर का लेंथ, हाइट, हाँ गॉसियन सिलेंडर की हाइट, ठीक है सर बहुत बढ़िया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 2 पाई आर एल, और इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो ये हो जाएगा क्यू इन बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। क्लियर है, इसमें इसमें कोई बुराई, पक्का। अब देख यहां पे एक टर्म आया है क्यू इन, इसमें क्या टर्म आया है एक, और अपन ने इधर अब तक क्यू इन की वैल्यू नहीं रखी है। क्यू इन क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, गॉस जो सरफेस है उसने कितने चार्ज को अपने अंदर कब्जा करके रखा है, चलो देखते हैं यार कितना कैद किया, देखते हैं। देख ये अपना इतर से इतना है, इतने इसके अंदर जितने भी चार्ज आ गए उसको कैद कर लिया है। अब सोच इस पार्ट में कितना चार्ज कैद हुआ, ये वाला और ये कितना चार्ज होगा, अपने को ये पता है क्या, ये अपने को पता नहीं है। लेकिन अपने को पता है पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, 10 तो एग्जांपल लिया था मैंने, लैम्बडा है, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है लैम्बडा। जब 10 था तो 1 मीटर में कितना कूलम चार्ज, और 2 मीटर में कितना, 5 मीटर में 50, 5 मीटर के लिए क्या कर रहे हो 5 गुणिले 10, अब 10 की जगह पे क्या है लैम्बडा, तो और लेंथ 5 है, क्या कितनी है एल है, नहीं एल है ना गॉस, तो बता कितना चार्ज होगा एल लैम्बडा। समझ में आया सबको, जैसे हर बार मल्टीप्लाई करते हो वैसे वहां पर मल्टीप्लाई, तो इनक्लोज चार्ज कितना हो गया, क्यू इन कितना हो गया एल लैम्बडा, ये वैल्यू रख दे ये वैल्यू और खुश हो जा। तो क्यू इन की जगह पे लिख दिया मैंने एल लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, एल ने एल को काट गया और हमको आएगा लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा हमारा नीचे की लाइन में लिख देते हैं, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही है, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। डायरेक्शन क्या होगा रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलती हुई। पॉजिटिव समझ में आया कोई बुराई, अरे कोई कष्ट, इसमें ऐसी कोई भी चीज जो नहीं समझी बोलो, कोई भी चीज जो आपको नहीं समझी हो। वो है। अच्छा ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, याद करने के लिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हो 2k लैम्बडा बाय आर, 2k लैम्बडा बाय आर, जहां पे k की वैल्यू क्या होगी अपने लिए, हाँ
ठीक है, के की वैल्यू तो हमेशा याद होती है ना। देखो इससे हुआ क्या, ये शॉर्टकट लग रहा है थोड़ा याद करने में, 2k लैम्बडा बाय आर तुरंत याद हो गया। इससे अच्छा वो याद करो, कोई भी याद करो, वही चीज हुई है। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो वही चीज है वो। हाँ, तो ये याद किया तो भी चलेगा, 2k लैम्बडा बाय, लिखो फटाफट। तो थर्ड होगा हमारा टॉपिक, यहां पे ध्यान दो, थर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है सर, अब जैसे अपने पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट होगी, थोड़ा सा डायग्राम समझ लेना यार, है ना, मैं इतना अच्छा डायग्राम नहीं बना पाता, फिर भी कोशिश करूंगा। ऐसे मान ले अपनी एक बहुत बड़ी क्या है, शीट है, ऐसी एक शीट है, इसके ऊपर मैंने यूनिफॉर्म चार्ज को फैला दिया। अभी आपको समझाया यूनिफॉर्म चार्ज मतलब, समझाना कैसे, तो मान लो हर जगह पे यूनिफॉर्मली, ऐसे मान लो पॉजिटिव चार्ज फैल गया है, इक्वली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इस पे। ऐसे क्या हो गया सारे चार्ज पे, तो लैम्बडा सिग्मा की रो, लैम्बडा सिग्मा की रो, सिग्मा बिकॉज सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो यहां पे हम बोलेंगे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होगी अपनी, क्या होगी रे, सिग्मा। सिग्मा, एक सेकेंड, तो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है भाई। अब जैसे लेंथ का कंसेप्ट था, 1 मीटर में 10 है, तो 2 मीटर में कितना 20, 3 मीटर में कितना। अब यहाँ पे मीटर नहीं है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, बिकॉज दिस इज सरफेस। अब यहाँ पे हम बोलेंगे 2 मीटर स्क्वायर में 2 कूलम चार्ज है, 1 मीटर स्क्वायर में 2 कूलम चार्ज है, तो 2 मीटर स्क्वायर में 2 ही रहेंगे। मैंने एक में एक बोला, एक में एक, तो 2 में 2, 10 में, लेकिन मैंने बोला आप सिग्मा की वैल्यू मान लो 10 है, तो 1 में, तो 2 में, 3 में, वापस वही चीज, पहले अपन L इंटू लैम्बडा करते थे, अब इसमें करेंगे सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू, ये सारी चीजें मैं आपको बच्चों जैसा बता रहा हूँ, ये सब चीजें ऐसा बताया नहीं जाता, ये सब राज की बात है, क्योंकि 11th में पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, कोई नहीं, अभी भूलना मत, आगे चलते हैं अभी। तो अब यहाँ पे अपन सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमारा मोटिव क्या है, कि मान लो इधर अगर तुम बैठ गए है, अब ये कैसा है मालूम है, ये सरफेस, ये सरफेस के सामने सामने, ऐसे सामने सामने एक पॉइंट रखा है, तो इस पॉइंट पे मैं जानना चाहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा गोल क्या होगा, इसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो मैं निकालना चाहता हूँ। अगेन अपना काम क्या होता है, ये निकालने के लिए क्या लेते हैं अपन, गॉसियन स्फीयर, क्या लेते हैं अपन, गॉसियन स्फीयर लेते हैं। तो सर अभी देख, स्फीयर के लिए तो स्पेरिकल था, सिलेंड्रिकल, वायर के लिए सिलेंड्रिकल था, इसके लिए कैसा होगा, तो ये डिपेंड करता है। तो आप स्क्वायर शेप भी लेके कर सकते हो, लेकिन जो सिंपलेस्ट तरीका है वो अगेन सिलेंडर है, क्या है अगेन, लेकिन कैसा सिलेंडर, वो इस सरफेस को आर पार करके जाएगा, इस सरफेस को क्या करके जाएगा, आर पार करके जाएगा। देखो मैं डायग्राम बताता हूँ। जैसे आपने पेपर में पेन घुसेड़ दिया हो दोनों साइड से, हाँ वैसा, जैसे देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, नीला कलर ले लेते हैं ना, ये कुछ ऐसे, इसका एक पार्ट बाहर की तरफ है और एक अंदर अंदर घुसड़ा हुआ है, ये हमको दिखेगा नहीं, और फिर समझ में तो आ रहा है ना यार, ये ऐसा हमारा, ऐसा। अब दोनों साइड अपन सिमेट्रिक रखते हैं, है ना, बड़ा छोटा नहीं करते, तो इधर भी मान ले इतना है, ठीक है ना। अभी तो ये ऐसा अपना क्या है, गॉसियन, गॉसियन स्फीयर है, क्या सरफेस है, तुमको स्फीयर शेप का दिख रहा है, गॉसियन सरफेस। अगर चाहिए तो सिलेंडर लिख दो यार, गॉसियन सरफेस। क्लियर है क्या, कोई बुराई। अब मुझे एक बात बताओ, हमको पता करना है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे, ये जो हमारा पॉइंट है P है, इस पे हमको जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने दो काम होता है, एक तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दूसरा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की और इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो
पहली बात, अगर मैं इस पॉइंट पे छोटा एरिया लूं ds, क्या लूं छोटा एरिया, तो मुझे बता इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ। जैसे अगर ये सर्कल है तो ऊपर की तरफ है ना एरिया वेक्टर, तो वैसे बाहर की तरफ होगा ना, कि होगा कि नहीं होगा, तो ये होगा हमारा ds बार की डायरेक्शन। दूसरा हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे ये जो हमारा सरफेस है, ये पूरा पूरा सरफेस फैला है कि नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा आउटवर्ड, बाहर आते वक्त, बाहर आते वक्त होगी, होगी कि नहीं होगी, हाँ सही कह रहा हूँ। हाँ तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन ऐसी ही है, तो दोनों भी क्या है एक दूसरे को। लेकिन ये जो हमारा गैसियन सिलेंडर है, अगर ये ध्यान से देखें तो ये सरफेस के अंदर भी तो धंसा हुआ है, हमारे शीट में तो धंसा हुआ है। अब उस शीट के ऊपर क्या रहा है वो देखते हैं अपन। तो शीट के ऊपर मैं एक छोटा एरिया वेक्टर ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने ब्लू प्लेन, यहां पे ब्लू नहीं रेड ले लेता हूं, ये अपना एरिया वेक्टर ds है। अब ds की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे ऐसे होगी, ऐसे होगी कि नहीं, है ना, अरे इस पे ऐसे परपेंडिकुलर होगी ना यार, तो परपेंडिकुलर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो तो ऐसी ही होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना। तो इस बार कर्ड पार्ट वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और जो हमारा फ्लैट पार्ट है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। तो उल्टा हो गया किसके, वायर वाले के, वायर वाले के क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। तो हम बोलेंगे हियर इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड is parallel to flat surface, electric field is parallel to flat surface and एक सेकेंड, and it is perpendicular to curved surface। कोई बुराई, नहीं कोई बुराई नहीं है, कोई कष्ट नहीं है ना, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ हम क्या कह सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई बार डॉट ds बार इज q इनसाइड बाय, ये हमको सबको पता है कि नहीं, कोई बुराई, कोई कष्ट। अब यहाँ पे हमने हर बार कहा है ये पैरेलल होगा तो cos थीटा क्या होता है रे 1, क्योंकि एंगल 0 बनेगा, है ना। अगर पैरेलल है तो एंगल कितना बनता है 0, और परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना बनता है cos 0 cos 90। तो फ्लैट के लिए तो क्या आ जाएगा, cos 1 आ जाएगा, और कर्व के लिए cos क्या आ जाएगा 0। तो हम लिखेंगे देयरफॉर e, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ई बार डॉट ds बार, पहले जैसा, पहले क्या लिख दोगे कर्व प्लस इंटीग्रेशन ई बार डॉट ds बार फ्लैट इक्वल्स टू q इन बाय। अब इसमें कौन सा वाला कट जाएगा, कौन सा कटेगा, कर्ड वाला कटेगा, क्योंकि इसमें थीटा 90 हो जाएगा ना, और ये बच जाएगा क्योंकि इसमें थीटा क्या होता है 0 हो जाता है ना। cos 90 इसमें क्या हो जाएगा 0, इसमें cos 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा देयरफॉर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपनी क्या होती है कांस्टेंट, तो ये आएगा E इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल ds इक्वल्स टू q इन बाय, अरे हट गया ना, डॉट प्रोडक्ट ले लिया ना, ये समझा क्या, मैंने हटा दिया है, यहाँ पे हमने लिया E ds cos थीटा, मतलब cos 0, और cos 0 1 हो गया, तभी तो ये आया। ये मैं आपको स्टेप, ये मैंने आपको दिखाया नहीं है खाली, ठीक है। तो ये आ गया अपना E ds इक्वल्स टू q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसा मान लो ये जो सिलेंडर का फ्लैट सरफेस एरिया है, ये जो हमारे सिलेंडर का जो पूरा फ्लैट सरफेस एरिया है ना, वो a है, कितना है, कितना है a है। तो मुझे बताओ इंटीग्रल ds क्या हो जाएगा, ये देख अपना ये टोटल एरिया कितना इसका, मान ले ये ds छोटा सा है, छोटा सा हमारा ds है, अगर मैं ऐसे छोटे छोटे सारे ds को जोड़ू तो कितना मिल जाएगा मुझे टोटल, यही तो मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन मतलब थोड़े थोड़े टुकड़ों को जोड़ देना, जोड़ोगे तो यही तो मिलेगा यार। तो अपने को क्या पता है इंटीग्रेशन ds क्या हो जाएगा। अब यहां पे लेकिन एक चीज और है, क्या है एक चीज और, अगर तुम ध्यान से देखो तो जैसे ये एक हमारा पॉइंट है, इसके सिमेट्रिक एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, और जो दोनों पॉइंट कैसे है, एक एकदम सिमेट्रिक पॉइंट है कि नहीं, कैसे है ये एकदम सिमेट्रिक पॉइंट है। तो
इन दोनों का हम क्या कहते हैं कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 बार आ जाएगा क्योंकि एक यहां पे भी है और एक इस साइड भी है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2 टाइम्स ये समझा क्या किया हमने, 2 बार क्यों लिया, ट्वाइस लिया, इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। सही बात है। तो मुझे बता ई क्या आएगा, क्यू इन बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। यह हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज इसमें बची है क्या, क्यू इन। क्या बचा अपना, क्यू इन। अब मुझे बताओ यहां पे क्यू इन की कहानी क्या है, हियर क्यू इन क्या होता है रे, सिग्मा इंटू, अब सोच तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 2EA हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2EA हो जाएगा। क्यों 2EA हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 2 सरफेसेस है। कितने सरफेसेस है, 2, और दोनों सिमेट्रिक पॉइंट है, इसके लिए हम ट्वाइस ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ओके, एरिया क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ds इज a हो जाएगा। तो E क्या आएगा, क्यू इन बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन क्या होगा, सिग्मा इंटू a। a कहां से आ गया, क्योंकि इतना ही पार्ट है, देखो इतना ही पार्ट है जो काट के जा रहा है एरिया को। सही कह रहा हूं कि नहीं सर। तो ये आ गया अपना क्यू इन की वैल्यू सिग्मा है। चलो वैल्यू रख देते हैं सर। तो ई क्या, अरे एक सेकेंड, ई क्या आ जाएगा, सिग्मा ए अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। क्या ए ने ए को काट दिया, तो ई की वैल्यू क्या आएगी, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय, और ये अपनी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वापस वही आउटवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, ये केस थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक क्यों है मैं तुमको समझाता हूँ, समझाता हूँ। देखो जो अपन ने स्पीयर के लिए निकाला, मैं तुमको यहीं पे समझाता हूँ। स्पीयर के लिए क्या आई थी, ई की वैल्यू शॉर्ट में लिखे तो KQ/R²। सिलेंडर जो कि वायर थी, वायर के लिए कितनी आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, 2K λ/R। सही कह रहा हूं। और अभी इसके लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इसमें दिख रहा है R के ऊपर डिपेंड कर रहा है। व्हाट इज R, डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। अगर R की वैल्यू बढ़ी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी ना, दूर जा रहा है ना पॉइंट, अरे दूर जा रहा है कि नहीं। और इसके लिए भी R की वैल्यू बढ़ी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैं वायर से जितना दूर जाऊंगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जितना मैं स्पीयर से दूर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी। यहां पे कहीं पे R दिख रहा है क्या, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ दूरी। इसका मतलब क्या सर, मैं इस शीट से कितना भी दूर जाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे चमत्कार हो गया सर, दूरी पे क्यों नहीं डिपेंड कर रही है। क्या इसके पीछे की कहानी जाननी है, क्या इसको फील करना है, क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ बोले तो समझाऊंगा, नहीं तो जाने दो। समझना है, देख ध्यान से देखना अभी। हाँ, तो ये अपना आंसर तो आ गया, मैं बस थोड़ा सा समझा रहा हूँ, जिसको समझना है देखो, नहीं तो फिर स्किप कर सकते हो पार्ट। जैसे ये अपना शीट है, अब ये मैंने शीट को सामने सामने से देख रहा हूँ तो ऐसे पतला सा ही दिखेगा ना, ऐसा पार्ट नहीं दिखेगा। तो सामने ये शीट है, अब ये शीट पे चार्ज फैला, ये वायर नहीं है, हाँ शीट है, बस ये ऐसा एक ही पार्ट से देख रहा हूँ तो हाँ थिकनेस दिख रहा है खाली। यहां पे हूं मैं, मान लो पहला पॉइंट मेरा P1 है ये, और दूसरा पॉइंट है P2। अब सोच, जब ये यहां पे है, जब पॉइंट यहां पे है तो ये चार्जेस के पास में तो है, ये चार्जेस के कहाँ है, तो ये वाला ऐसे मान लो, ये वाला पार्ट ऐसा फोर्स लगाएगा, ये वाला लेकिन ऐसे लगाएगा ना, और ये वाला ऐसे, और दूर वाले ऐसे, और जो बहुत दूर चले जाएंगे शीट से तो ये ऑलमोस्ट ऐसे हो जाएंगे। अब इसमें हो क्या रहा है अगर मैं इस चार्ज को, इस पॉइंट को एनालिसिस करूं तो इसका एक पार्ट तो ऐसे लग रहा है और इस वाले का एक ऐसे लग रहा है। इसके अगर तुम ध्यान से देखो तो कंपोनेंट बनेंगे, अगर ये थीटा है तो उसका एक कंपोनेंट बनेगा इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, वैसे ही दूसरे वाले का भी एक इधर और एक इधर। अब तुम ध्यान से देखो तो ये वाले कंपोनेंट तो एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देंगे, क्योंकि अपोजिट में है, और बचेगा कौन सा, खाली पैरेलल कंपोनेंट, और ये करीब करीब वाले कुछ फोर्स लगा देंगे। लेकिन जब ये पॉइंट पे दूर आ गया, मैं मान ले, हाँ अब देख, अगर इस पॉइंट से मैं बहुत दूर चले जाऊं तो ये तो ऑलमोस्ट पैरेलल हो गया, तो इसका तो ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट इस साइड, इस डायरेक्शन में है। अब इस डायरेक्शन में कारण हमको पता है कोई फील्ड का ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, दूरी भी बहुत ज्यादा है। अब इसके लिए मानते हैं पॉइंट, दूसरे पॉइंट के लिए देख क्या हो रहा है। दूसरे पॉइंट के लिए भले सेंटर से दूरी बढ़ गई, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा देख, अब यहां वाला चार्ज भी ऑलमोस्ट पैरेलल नहीं हुआ है,
ये वाला भी काम इफेक्ट लगाएगा, ये दूर वाले भी इफेक्ट लगाएंगे। पास वाले तो लगा रहे, भले दूरी बढ़ गई, लेकिन अब इसके लिए दूर वाले भी थोड़ा इफेक्ट डालेंगे। तो पास वाले के लिए दूर वाले इफेक्ट नहीं डाल रहे, लेकिन वो पास में इसके लिए एक अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। लेकिन दूर वाले के लिए क्या हो रहा है, ज्यादा रेंज की इलेक्ट्रिक फील्ड लग पा रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, दूर वाले के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, पास वाले के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। सेम, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। जो नेट इफेक्ट आ रहा है इसके लिए मान लेते हैं, अगर और अच्छे से अगर मैं एकदम शॉर्ट में बताऊं, हाँ ये लॉजिक ज्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं अच्छा लॉजिक है। जैसे मान लो ये P1 है, तो P1 के लिए इतना ही हिस्सा काम कर रहा है, लेकिन P2 के लिए बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा काम कर रहा है ना। ज्यादा क्यों होनी चाहिए, P2 दूर भी तो है, दूरी भी तो बढ़ गई, समझ में आ रहा है। तो P1 पास में है लेकिन छोटा हिस्सा है, P2 भले दूर है लेकिन बड़ा हिस्सा है। तो दूरी और हिस्से के राउंड ऑफ करके आंसर दोनों का क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। समझ में आई बात। तो दूरी पे डिपेंड नहीं करती, प्लेन शीट के लिए तुम कितने दूर पे हो वो डिपेंड नहीं करता। क्लियर है ये, कोई बुराई, कोई बुराई, समझ में तो आ गया ना, लिखो।